हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट कोलिजन थ्योरी का पढ़ेंगे और उसमें हमने कल बताया था। आज हम लोग जो है इसमें नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ कोलिजन थ्योरी का पार्ट है उसको देखेंगे। कल हमने आपसे बताया था कोलिजन थ्योरी में क्या क्या चीज, इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है और इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक एनर्जी फैक्टर और एक ओरिएंटेशन फैक्टर। तो हमने आपसे बताया था इफेक्टिव कोलिजन के लिए जरूरी है कि जो मॉलिक्यूल कोलिजन शो कर रहा है उसकी एनर्जी कम से कम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ज्यादा होनी चाहिए। अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ज्यादा होगी तभी वो क्या शो करेगा, इफेक्टिव कोलिजन काज करेगा। ठीक है, तो हमने कल बताया था कि मॉलिक्यूल मस्ट है, याद करिए, यही बताया था ना, एनर्जी ग्रेटर देन या इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यही तक तो हुआ था। ठीक, मॉलिक्यूल मस्ट हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ई का मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है भाई, हमने ये आपको बताया। तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, दोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स whose energy is E is greater than EA or equal to E की पावर माइनस EA बाई RT। कितने मॉलिक्यूल होंगे, इतने। ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ग्रेटर होगी, किससे, या तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी या उसके इक्वल होगी, और वो मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होगी, ई की पावर माइनस EA बाई RT, यानी दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ molecules which shows effective collision। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इफेक्टिव कोलिजन शो करते हैं, यानी G की पावर माइनस EA बाई RT आर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच शोज इफेक्टिव कोलिजन। तो कल यहाँ तक हुआ था, और उसमें जिनकी एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होगी, वो मॉलिक्यूल कितने होंगे, E की पावर माइनस EA बाई RT। ठीक है, अभी इसको निकाला जाएगा, आरएनएस इक्वेशन में भी आएगा, देखा जाएगा। अभी इतना देख, तो ये हमारा एनर्जी फैक्टर हुआ। अब दूसरा फैक्टर है ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है, ओरिएंटेशन फैक्टर्स यहाँ पे सीधे सीधे है कि जो मॉलिक्यूल हैं अगर वो प्रॉपरली ओरिएंटेड है तभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करें। हमने आपसे बताया था ना, जैसे ये बॉन्ड देखिए, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये पेन और इसके बीच में देखिए मार्कर बंद हो रहा है, तो इनके बीच में बॉन्ड हो रहा है, ये कोलिजन इफेक्टिव हो गया। अगर ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेड है, ऐसे टकराएं, ये इम्प्रॉपर हो गया, ऐसे टकराएं, इम्प्रॉपर हो गया, यू टक्कर हो, इम्प्रॉपर हुआ, ऐसे हो तो भी ये इम्प्रॉपर हुआ। सिर्फ प्रॉपर ओरिएंटेशन कौन सा है, अगर ये इस तरह से आएंगे तभी इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो वैसे ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रॉपरली ओरिएंटेड हैं तभी उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा, अन्यथा कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा।
यानी फॉर इफेक्टिव कोलिजन reactant molecule must be properly oriented, must be properly oriented, must be properly oriented। जैसे देखिए H C H H I और इसकी रिएक्शन हम लोग कराने चल रहे हैं OH माइनस। ठीक, तो ये अटैक करेगा। अटैक करने की सिचुएशन देखिए, अटैक करने की सिचुएशन क्या होगी, ये ऐसे भी अटैक कर सकता है ना, इसे कहेंगे फ्रंट अटैक। ये ऐसे भी अटैक कर सकता है, इसे कहेंगे बैक अटैक। फ्रंट अटैक और बैक अटैक की बात हुई, फ्रंट अटैक और बैक अटैक की यहां बात करें तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे जब तक आई है, क्योंकि आई जो है न्यूक्लियोफाइल होता है, आई जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। आई जब न्यूक्लियोफाइल है तो ये करता क्या है, ये जब तक यहाँ पे प्रेजेंट है ये इसको अटैक करने से मना करता, कहता है कि इस साइड से आप अटैक नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है ये आपका प्रॉपर ओरिएंटेड नहीं है। ठीक, यानी आई भी न्यूक्लियोफाइल है, OH न्यूक्लियोफाइल है, दोनों न्यूक्लियोफाइल के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और जब ये रिपल्सन होगा तो ये फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाएगा और इस वजह से ये बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है, तो बैक साइड वाला प्रॉपर ओरिएंटेड होगा और फ्रंट साइड वाला जो है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर क्यों है ये भी समझ लीजिए भाई। OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, I माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब जब दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तो OH और I माइनस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये कार्बन तक अप्रोच कर ही नहीं पाएगा, OH माइनस कार्बन तक पहुंच नहीं पाएगा और जब नहीं पहुंच पाएगा तो इधर से अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी अगर OH इधर से अटैक करना चाहे तो संभव नहीं, लेकिन OH अगर बैक साइड से अटैक करना चाहेगा तो ये आसान, क्योंकि हाइड्रोजन उतना बड़े ग्रुप नहीं, छोटे ग्रुप है। सबसे छोटे ग्रुप कौन माने जाते हैं, हाइड्रोजन। तो OH बैक साइड से अटैक करेगा और आसानी से अटैक करेगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पे हो जाएगी, देखो HO CH और H और यहाँ से I माइनस निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये वाला देखिए बैक वाला सही, बैक वाला आराम से हो जाएगा, लेकिन फ्रंट वाला आसानी से नहीं होगा। होना यही चाहिए कि आई हटे OH आसानी से यहाँ पे जुड़े, लेकिन ऐसा नहीं होता। और एक रिएक्शन हम आपको दिखाते हैं, उसमें और आसानी से आपको दिखाई देगा। देखो एक रिएक्शन देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है NO2 गैस है प्लस CO गैस है और ये आपस में रिएक्शन करते हैं। NO गैस है और प्लस CO2 गैस, ये रिएक्शन हो। ठीक, NO2 गैस है, CO क्या है, गैस है, NO गैस और CO2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तो आपको आइडिया हो रहा है ना किसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पता चल रहा है ना। यहाँ पे O जो है यहाँ निकला किससे जुड़ा है, जो NO2 से O निकला है वो किससे जुड़ा है,
NO2 से O निकला, किस एटम से जुड़ा हुआ, किस एटम से, कार्बन से, CO होगा ना। देखो यहाँ पे ये CO2 ऐसे बना होगा ना, देखो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसे ही तो होगा, यानी जो O गया वो किससे जुड़ा। तो अब देखो इसको ओरिएंटेशन दिखा, ऐसे मान लो ये है N, ये है O, ये है O, और इसको मान लिया हमने, ये है O, ये है C, ठीक, एक ओरिएंटेशन। दूसरा ये मान लिया, क्या आपने मान लिया इसको N, ये मान लिया O, ये मान लिया O, ये मान लिया आपने C, ये मान लिया O, एक हो गया, ठीक है, इसको हटा दें। फिर इसके बाद देखो इसको अब ऐसे मान ले रहे हैं O N O O C, ठीक, एक और यहां मान ले रहे हैं, चलिए यही दिखाते हैं, ये रिएक्शन तो हटा दें, हैं? बस यही हटा दे। अब देखो, हाँ ये रिएक्शन उसमें गया। अब ये देखिए टक्कर इनके किसके बीच में हो रही है, टक्कर इनके बीच में हो रही है, देखिए इनके बीच टक्कर किसके बीच में हो रही है, टक्कर किसके बीच में हो रही है, ये टक्कर हो रही है ना। आप ये बता सकते हैं प्रोडक्ट किस में बनेगा, प्रोडक्ट किस में बनेगा, देख के बता सकते हैं किस में, अगर बुद्धि होगी तो तुरंत बता दो प्रोडक्ट किस में बनेगा। देख के बता सकते हैं भैया, नहीं दिख रही, समझ में आया। बांड किसके बीच में बना है, तो जब ये दोनों टकराएंगे तभी तो कंपाउंड बनेगा। तो कहाँ टक्कर हो रही, किसमें हो रही है, यहाँ टक्कर किसके बीच में, O और O के बीच में, नहीं बॉन्ड बनना, रिएक्शन नो। यहाँ किसके बीच में हो रहा है, C और O, हो सकता है, यानी यहाँ इफेक्टिव कोलिजन, यहाँ N और O, कोई बॉन्ड नहीं बनना है, इसका मतलब इनइफेक्टिव। यहाँ पे किसे N और C, कोई बॉन्ड नहीं बनना है, इसका मतलब इनइफेक्टिव। तो कुल आप देखिए दो मॉलिक्यूल के बीच में टोटल कोलिजन कितने हुए, टोटल कोलिजन हुआ 4, लेकिन 4 में कोई एक ही इफेक्टिव हुआ और वो ये इफेक्टिव, बाकी सब क्या होंगे, इनइफेक्टिव, 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 और यहां पे बन जाएगा O N O C O, बाकी नो प्रोडक्ट। इनइफेक्टिव में क्या होता, प्रोडक्ट नहीं बनता ना, नो प्रोडक्ट। नो प्रोडक्ट, बात समझ आई ना, है भाई। हमने कहा कोलिजन इफेक्टिव कब होगा, जिनके बीच में बांड बनना वो एक दूसरे से टक्कर आए, और टक्कर इनके, देखिए यहाँ पे हमने इसीलिए इसको बनाया था, जिससे आपको दिमाग, मतलब आपका आइडिया हो सके, आपको ये आइडिया हो सके कि कोलिजन किसके बीच में होना है। तो देखिए ये C जब इसके O से टकराएगा तो उनके बीच में बांड बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। इम्प्रॉपर ओरिएंटेड, तो इसका मतलब है सिर्फ एनर्जी फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है इफेक्टिव कोलिजन के लिए। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रॉपरली ओरिएंटेड होंगे तो ही वो प्रोडक्ट बनाएंगे, अन्यथा वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, ये ध्यान दीजिए। चले भाई, तो सीधे हम लोग क्या कह सकते हैं, फॉर इफेक्टिव कोलिजन
reactant molecule for effective collision, a reactant molecule must have energy equal to or greater than EA and properly oriented दो चीजें होनी चाहिए। फॉर इफेक्टिव कोलिजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन EA एंड मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इफेक्टिव कोलिजन के लिए आपको ये दो चीजें होनी चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन के लिए आपके पास ये दो चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सा? एक एनर्जी फैक्टर और एक ओरिएंटेशन फैक्टर। और दोनों फैक्टर अगर है तो इसका मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, अन्यथा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं। टेम्परेचर ऑन reaction rate, effect of temperature on reaction rate, effect of temperature on reaction rate। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन। एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की बात करें, फॉर एनी रिएक्शन जो रेट होता है के और कंसंट्रेशन की पावर क्या कर दें? n। कोई भी ऑर्डर हो सकता, तो पढ़े हैं ना, कंसंट्रेशन की पावर n कर दिया। अगर आप कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिए, इफ कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया, अगर आपने कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। अगर कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट डिपेंड करेगा कि देन रेट ऑफ रिएक्शन या रेट डिपेंड्स अपॉन के, रेट डिपेंड्स अपॉन के। तो इसका मतलब है, और के जो है क्या होता है? कांस्टेंट होता है। के कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये आप जानते हैं। के की वैल्यू जो है आप क्या कहते हैं? वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अर्हेनियस जी ने क्या किया? अर्हेनियस जी ने प्रपोज्ड ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन rate and rate constant and temperature। और रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, और वो क्या था? के ए ई बाई आर टी, के ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये था। ठीक, के को हम लोग क्या बोलते हैं? के को हम लोग रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ई ए को भी पढ़ा था आपने, क्या? एनर्जी ऑफ
क्या बोला था आपने? एक्टिवेशन, याद आ रहा है ना? एक्टिवेशन एनर्जी कल बोला था ना, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहा था। और टी टेम्परेचर है, टी जो है वो टेम्परेचर है, और आर जो है वो गैस कांस्टेंट है। आर जो है वो गैस कांस्टेंट है। ए यहां पे दिया गया है, ए को हम लोग अर्हेनियस कांस्टेंट कहते हैं। अर्हेनियस कांस्टेंट कहते हैं, या इसी को कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। आर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर। अब अगर यहां पे देखिए, अगर आप इसी में टेम्परेचर बढ़ाइए, अगर टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो आप ये बताइए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो। देखिए इसकी, सिर्फ इसकी वैल्यू बताइए, माइनस ई ए बाई आर टी की वैल्यू क्या हो, घटेगी ना? है ठीक, देख लो देख लो। ई ए बाई आर टी, देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं, ई ए बाई आर टी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी, ये भी तो घटेगी, है? ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये डिक्रीज कर रहा, डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, ई की पावर हो गई ना। अरे यार ये प्लस में वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा, तो माइनस में वैल्यू क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना, ऐसे होना चाहिए ना। देखिए प्लस में वैल्यू है और ये क्या चला गया, माइनस में गया ना। एक्सपोनेंशियल से है जिनका एनर्जी मोर देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, तो वो क्या काज करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। यही तो बोला था अभी पीछे, देखिए पीछे हमने कहा था कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होता है वो इफेक्टिव कोलिजन काज करते हैं। और वो मॉलिक्यूल कौन से थे, यही तो लिखा था। देखिए आज शुरुआत में लिखा था नई चीज, देखो शुरुआत में एक लाइन देखो, शुरुआत में क्या लिखा था, आपने लिखा था ऐसे मॉलिक्यूल जिनका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ज्यादा है, वो मॉलिक्यूल कितने हो सकते हैं, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो सकते हैं, ये लिखा है ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे जो इफेक्टिव कोलिजन काज करेंगे, और जब ये इफेक्टिव कोलिजन काज करेंगे तो आपका के की वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होगा। तो अब ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ये वैल्यू पूरी की पूरी इंक्रीज कर रही है, तो के की वैल्यू भी क्या होगी, हेंस वैल्यू आपके is also increases। ये देखिए, ये मतलब आपने क्या कहा, ये तो आपका अर्हेनियस कांस्टेंट हो गया। ये आपने इसके बारे में पहले चर्चा किया, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पहले सोचिए, ई ए बाई आर टी की वैल्यू क्या होगी। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ई ए बाई आर टी की वैल्यू घटेगी ना, ठीक। अब ये माइनस में ले रहे हैं, ई की पावर पूरी माइनस ई ए बाई आर टी कर रहे हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक। जब ये बढ़ेगा यानी ये पूरी की वैल्यू बढ़ रही है, ये कांस्टेंट है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये वैल्यू घट रही है, ये वाली वैल्यू बढ़ रही है, तो के की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। यही रिलेशनशिप किसने दिया बिटवीन रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में, अर्हेनियस। और इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कह रहे हैं,
This equation is known as Arrhenius equation. This equation is known as Arrhenius equation. चलिए भाई, हुआ मेरे लाल मिट्टी के शेरों, बहुत स्लो चलते हैं, धपोर संघ है हो तुम लोग सही। देखने में संघ बहुत बड़ा होता है, नहीं जब बजता हो करता है ना, कैसे हो तुम है? स्लो चल रहे हो तुम लोग यार, ऐसे स्लो चलो कैसे पढ़ाई लिखाई करो? अरे समझ, ट्यूबलाइट वाला जमाना थोड़ा है। सलमान खान के पीछे ट्यूबलाइट है जिसको कोई देखना ही नहीं करता। सलमान खान खुद देखने के बाद कहेंगे हम ऐसी पिक्चर कैसे बनाएंगे। देखोगे तुम लोग ट्यूबलाइट? नहीं, देखने के बाद दोबारा देखोगे नहीं पिक्चर, तो वैसे तुम लोग भी हो गए हो, बहुत स्लो चल है। चले हो? फिर समझ लीजिए हमने क्या कहा। किसी भी रिएक्शन के लिए रेट और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है? रेट लिखते हैं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन लिखते हैं। अगर आप कंसंट्रेशन को फिक्स कर देंगे तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? के, यानी रेट और के बीच में एक रिलेशन हो जाएगा। आपने कहा आर्हेनियस जी ने एक प्रपोज किया, रिलेशनशिप प्रपोज किया रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच, और उस इक्वेशन को क्या कहते हैं हम लोग? आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। तो वो क्या है? के बराबर ए की पावर माइनस ए बाई आर टी, और यहाँ के रेट कांस्टेंट है, ए आर्हेनियस कांस्टेंट है या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है प्री एक्सपोनेंशियल तो यही हो गया ना, एक्सपोनेंशियल हो गया। इसके आगे लिखा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहते हैं। इसी इक्वेशन को आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। फिर यहाँ कंडीशन क्या दिया गया है? अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो ये वाला फ्रैक्शन देखिए, ए बाई आर टी की वैल्यू घटेगी, क्योंकि ये कहाँ है? डिवाइड कर रहा है ना, डिनोमिनेटर है ना। तो अगर ये डिवाइड कर रहा है तो ये वैल्यू पूरी क्या हो रही है? घट रही है। ये घट रही है तो अब ई की पावर में लिखा जाए, माइनस में जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो जब ये इनवर्स हो जाएगा तो अगर ये घट रहा है तो ये टोटल वैल्यू इसकी क्या होगी? बढ़ेगी। अब अगर आप देखिए ये वैल्यू बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो ये भी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज कर। इसका मतलब है आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो उनकी संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। सीधे ही हो रहा है ना। आप ये तो क्या है? ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन काज करता है। अभी आपने शुरुआत में लिखा हुआ है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच शोज इफेक्टिव कोलिजन। इसका मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल which shows effective collision also increases। ठीक, और जब इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा करेगा, यानी इफेक्टिव कोलिजन की संख्या क्या हो रही है? इफेक्टिव कोलिजन क्या हो रहा है? यहाँ पे आपने कहा बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। बेटा भाई प्रोडक्ट बनने की संभावना जब बढ़ेगी
तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सीधे सीधे हम लोग ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इफेक्टिव कोलिजन काज कर रहे हैं उनकी संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, और जिससे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, वह इंक्रीज करेगा। सीधा सीधा लाइन लिख लीजिएगा फट से, आगे चलिए। चले मेरे लाल, अभी जस्ट बैठे लीजिए, चलिए। हमें ये नहीं मालूम है तुम लोग इतने जो है आज्ञाकारी हो, जब कहेंगे लिखो, जब कहेंगे रुको रुक जाओ, जब कहेंगे इतना भी आज्ञाकारी ना बनो मेरे लाल। अभी लिया था आपने क्या, k इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ए बाई आर टी, यही तो लिया था ना। अगर इसका नेचुरल लॉग ले लीजिए, टेकिंग नेचुरल लॉग यानी लॉग बेस ई इन बोथ साइड, तो हम ln ले रहे हैं, ठीक है। नेचुरल लॉग का मतलब ln से है, ln k आएगा, ln a आ गया ना, और इसको लिख सकते हैं क्या, प्लस लॉग e की पावर माइनस ए आर टी, ऐसे लिखेंगे भैया। लॉग में गुणा क्या होता, प्लस ना, कोई दिक्कत हो तो आगे ले आइए इसको, लॉग के लॉग ए प्लस जो e की पावर में लिखा जाएगा वो कहाँ आ जाएगा, आगे आगे पावर है ना, तो माइनस के रूप में आगे आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए बाई आर टी, और लॉग ई हमेशा जान लीजिए ये 1 होता है, लॉग ई बराबर 1, ठीक है। अगर लॉग ई को बराबर उधर ले जाइए तो 1 हो ही जाएगा, उसको इधर ले आइए तो ई की पावर में हम जो भी चीज रहेगा वो लिख देंगे। तो अब देखिए एक इक्वेशन ये आ रही है आपकी, तो लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ए बाई आर टी, हो रहा है ना। ये भी तो मालूम है जब लॉग ले आते हैं, अगर लॉग ले आ रहे हैं, ये नेचुरल लॉग और लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आता है, 2.303। तो हम लोग लिखते हैं नेचुरल लॉग बराबर 2.303 और लॉग बेस 10 ऐसे लिख दे रहे हैं। तो हम ई लॉग ई चाहे कहीं लिखा लॉग बेस ई और लॉग बेस 10, ठीक। तो हम नेचुरल लॉग को ln से लिख दे रहे हैं और लॉग बेस 10 को लॉग से लिख दे रहे हैं, तो अपने आप अंतर दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो देखिए जहां जहां वो है क्या नेचुरल लॉग है, वहां वहां क्या रहते हैं 2.303, देखिए 2.303, तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग के बराबर 2.303 लॉग ए माइनस ए अपान आर टी, ये हो जाएगा। किससे डिवाइड करें हम लोग, हाँ भैया, अच्छा ठीक ठीक। अब इसको कैसे करेंगे भाई, और चेंज किया जाए, इसी को डिवाइड कर दे 2.303 सब पूरे इक्वेशन, तो क्या बचेगा, लॉग ए माइनस ई अपान 2.303 और आर टी, ये आपका एक इक्वेशन हो गया, arrhenius इक्वेशन एट टेम्परेचर T। दिस इज
Arrhenius equation, Arrhenius equation at temperature T, ये आपको याद होना चाहिए भाई, ठीक है। यहीं पे छोड़ देते हैं, इसके आगे बाकी की बातें कल डील करते हैं। थैंक यू डियर।